कहते हैं बड़ी से बड़ी सियासत को भी हिलाया जा सकता है, अपनी भावनाओं को, विचारों को खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने लाया जा सकता है और इसी से कलम की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे साहित्यविद से कराने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड सरकार में पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात एक लेखक बन अपने पहले ही नॉवल से देश विदेश में रह रहे लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व डीजीपी उत्तराखंड एवं उम्दा लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी के बारे में। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप एक उम्दा लेखक हैं, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड आप रहे हैं सर। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका बचपन से लेके खाकी तक के सफर के बारे में। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने उम्दा लेखक कहा, ये आपका बड़पन है। मैं अपने को ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैंने एक प्रयास किया है। जहाँ तक सवाल है मेरे जीवन के बारे में, तो मेरा जन्म मसूरी में हुआ और मेरी स्कूली शिक्षा भी वहीं हुई मसूरी में, और उसके पश्चात मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अंग्रेज़ी साहित्य से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और वहाँ देखा देखी, क्योंकि वहाँ बाकी और लोग बहुत सारे ऐसे सिविल सेवा के इम्तिहान देते थे, तो कभी अपने को इस लायक तो समझा नहीं था, लेकिन देखा देखी में जब कुछ ऐसे साथ के लोग हो गए तो हमने भी कोशिश करी, और प्रभु कृपा से भारतीय पुलिस सेवा में हमारा 1987 में सिलेक्शन हो गया। बहुत ही उम्दा सा। तो पहले उत्तर प्रदेश काडर अलॉट हुआ, और फिर 2000 में जब उत्तराखंड बना, उस समय उत्तरांचल कहते थे, तो मन में हमेशा अपने प्रांत में कार्य करने की एक अभिलाषा थी। और यहाँ तक कि जब सिलेक्शन हुआ था तो सिविल सेवा में, तो विदेश सेवा में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस समय से ही मन में ये था कि अपने एरिया में और जनता के बीच में रह के काम करना है। वर्ष 2020 में नवंबर में मैं पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। जी सर, भारत में पुलिस प्रशिक्षण को सबसे कठिन प्रशिक्षण माना जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पुलिस अकादमी है हैदराबाद में, वहाँ पर आपके अनुभव कैसे रहे? प्रशिक्षण तो खैर काफ़ी कठिन होता ही है जी। फौज का भी बहुत कठिन प्रशिक्षण है, लेकिन पुलिस का कार्य एक विशिष्ट प्रकार का है, और वो ऐसा कार्य है कि उसमें कानून की पेचीदगियाँ और समाज की जो विषमताएं हैं उनको देखते हुए इतना कठिन समय कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जो कभी भी बताई नहीं जा सकती कैसी आएगी। हमेशा आप 3.5 दशक सेवा कर लें, उसके बाद भी दूसरे दिन कोई एक ऐसी चीज़ आएगी जो कभी हुई नहीं, बिल्कुल, तो एक नई चीज़ आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो आती हैं उनके लिए कैसा प्रशिक्षण आप देंगे? तो वो पुलिस का जो प्रशिक्षण है वो एक इस प्रकार से करा जाता है, जहाँ जैसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है, कि वो फिजिकली और मेंटली आपको इतना, जिसे कहते हैं, पुश करे, इतना आपको अपने आप को एक्सटेंड कराए, इतना आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में लाए कि वो आपके अंदर एक रेजिलियंस जो है, एक लैटिट्यूड पैदा करे। वहाँ प्रशिक्षण मैंने खुद भी लिया, और सौभाग्य की बात है कि 1995 से 1999 तक 4 वर्ष में स्वयं एक प्रशिक्षक भी रहा वहाँ, और मुझे एक सहायक निदेशक की हैसियत से वहाँ लगभग 550 IPS अधिकारियों के प्रशिक्षण में भागीदार होने का अवसर मिला जी। तो बहुत, ये आप जो कह रही हैं, बहुत कठिन होता है उसमें हर प्रकार की, अब उसमें इतने समय में बोलना संभव नहीं है, लेकिन वो बहुत ही वेरिड और बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी। सर, पूछना चाहेंगे कि हर एक पुलिसकर्मी का जीवन बड़े खतरों से का रहता है, और तभी उनको खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी भी कहा जाता है। तो क्या आपके इतने सालों के जो आपकी सर्विस रही, ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है जब किसी ऐसे जो हमारे तत्व रहते हैं, असामाजिक तत्व, या उसमें कुछ निजी, कुछ रंजिश या ऐसा कुछ निकल के आए? ये बात आप जो कह रही हैं, इसमें जो
जैसे फौज है उसमें यूनिफॉर्म पहनता है आदमी और बॉर्डर पे लड़ता है, और कहीं कहीं तो अब इंटरनल सिक्योरिटी में भी फौज को लगाया जाता है। बॉर्डर पर जो दुश्मन है वो स्पष्ट है कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं या चीन के बॉर्डर पे हैं। लेकिन जब हम अपने समाज में पुलिसिंग करते हैं तो समाज में हमारे ही अपने लोग जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने समाज में ही हमारे अपने नागरिक हैं जिनके अंदर ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति है, वो या कोई ऐसे देश विरोधी तत्व, वो भीड़ में ही सम्मिलित रहते हैं। बिल्कुल। तो ये यूनिफॉर्म जो पहनता है अधिकारी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मी हो, सिपाही हो या अधिकारी हो, वो एक हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सत्ता है, हमारी जो पूरी सॉवरेनिटी है, उस यूनिफॉर्म वो उसका प्रतीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूनिफॉर्म है और वो उसका सिंबल है। और जब कोई भी ऐसा तत्व होता है जो उसको अटैक करता है तो वो वर्दी वाले को अटैक करता है। तो एक तो इस प्रकार से चुनौती रहती है वर्दी में, कहाँ से कौन अब कोई आतंकवादी है वो अगर जो कोई पुलिस वाले को जब हताहत करता है तो उसका कोई इंडिविजुअल उससे वो दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो तो एक व्यवस्था से लड़ रहा है और व्यवस्था से वो अपना, चाहे उसका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें पुलिस के लिए एक सेंसिटिव रोल पुलिस का हो जाता है, जो खासतौर से इंडिविजुअल्स जो रहते हैं पुलिस में। मेरे जीवन में लगभग 5 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं कह सकता हूँ कि बड़ा प्रभु की कृपा थी कि मैं बच गया। कि एक बार 1991-92 में जब मैं लखनऊ में पुलिस अधीक्षक नगर में था, तो खैर बहरहाल मुझे ये सूचना मिली कि कहीं एक थाने क्षेत्र में फायरिंग हो रही है पुलिस और बदमाशों के बीच में। तो मैं खाना छोड़ के गया, पिस्टल मैंने अपना लिया और मेरे पास केवल एक आदमी, मेरे ड्राइवर और गनर था। बहुत जल्दी में हम लोग निकले, ये नहीं मालूम था किस प्रकार की वहाँ पर स्थिति है। तो जब हम करीब आधे घंटे में पहुँचे उस क्षेत्र में, ड्राइवर ने कहा साहब इधर को इंस्पेक्टर साहब गए हैं। तो मैं निक्कर और चप्पल पहने हुए उधर गया। मुझे ये नहीं मालूम था किस प्रकार, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, साइलेंस था बिल्कुल। तो मैंने वो इंस्पेक्टर उस मकान के एक छत के ऊपर थे, मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनको नीचे से पुकारा, मैंने कहा भाई क्या मामला है। तो वो चुपचाप करके ऐसे नीचे मकान के दरवाजे को दिखा रहा था। तो मैं तब समझा नहीं क्या मामला है। मैं उनसे कहता क्या चीज़, क्या हुआ। जब तक मैंने बोला तो दरवाजे के अंदर से, मैं सामने दरवाजे के खड़ा था और दरवाज़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, उसमें से बर्स्ट फायर आया। ओह माय गॉड। और ऑटोमेटिक वेपन का। जी। और वो फायर आया और मेरे ख्याल से 2 इंच बचा होगा। 2 इंच, एक भी गोली लग गई होती तो वहीं ख़त्म हो जाते। फिर समझ में आया कि तो बदमाश इसके अंदर हैं। और फिर हम लोग मेरा गनर था और मैं थे, हम दोनों नीचे ज़मीन में लेट गए और वहाँ से फिर हम लोगों ने शुरू किया। फिर सेट मेरे पास था, वायरलेस का हैंड सेट। फिर मैंने सारे शहर के वहाँ फोर्स को बुलाया। पूरी रात गोलीबारी चली। बाद में उस मकान में हम लोगों ने टीयर गैस भी डाला, बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें बच गए। सर, जैसे कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो जब आप नवयुवक थे और उस समय ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस से आपको जूझना पड़ा था? मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी सिविलियन जनता पर बल प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक मतलब बहुत एथिकल इशू था जी। तो जब मैं पहली बार जब मैं बरेली आया और बरेली में मैं आया, उस समय मेरे विवाह भी नया मेरा विवाह भी हुआ था और मेरी पत्नी उस समय मध्य प्रदेश काडर में थी और वो 2-3 दिन की छुट्टी लेके बड़ी मुश्किल से बरेली आई थी। उस दौरान बदायूं जो बगल का शहर था उसमें दंगा की नौबत आ गई और वहाँ काफ़ी स्थिति ख़राब थी। तो मुझे वहाँ तुरंत भेज दिया गया। मैं पत्नी 1 ही दिन 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन मुझे सीधा जाना पड़ा जी। और मैं तब तक मैंने ऐसा वो देखा नहीं था। तो वहाँ जब मैं गया तो ऐसी स्थिति, मैं रास्ते भर ये सोचता रहा कि बल प्रयोग कैसे करेंगे। जी बिल्कुल। तो क्योंकि मैं नया सर्विस में आया था और लेकिन जब मैंने वहाँ हालात देखे और जिस प्रकार की वहाँ स्थिति थी, आधा शहर जला हुआ था और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, कुछ इंजर्ड भी हुए थे। तो वहाँ जाके फिर बल प्रयोग भी करना पड़ा और पुलिस ने वहाँ इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया कि शांति व्यवस्था स्थापित हुई। तो इसलिए विवशतापूर्ण ऐसा बल प्रयोग करना पड़ता है,
लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अधिकारी या कर्मी ये समझें कि ये एक बहुत मजबूरी का काम है और ये जनहित में है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक अधिकार शक्ति अधिकारी को सत्ता ने, ये व्यवस्था ने दी है, जिसे बड़ी जिम्मेदारी से उसको करना चाहिए और उतना ही बल प्रयोग हो जितना कि आवश्यक है, उससे 1% भी ज़्यादा ना हो। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बात कही कि चोरी, डकैती, महिला शोषण और इन सब के साथ जूझते हुए कैसे आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश की और कैसे अपने जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सामंजस्य बिठाने की आपने कोशिश की? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पुलिस में लगातार ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ता रहता है जी, जो आपराधिक हैं, अच्छे लोगों से भी होता है, लेकिन आपका काम अधिकांश तौर पर उनको देखना है कि अपराधी को पकड़ना है, अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। अब समाज में तो 1%, 2%, 1.5% भी नहीं होंगे जो अपराधी होते हैं लोग, लेकिन आपके जीवन में जो ज़्यादातर आपका जो प्रोफेशनल डोमेन है उसमें आपका उनसे वास्ता पड़ता है अधिकतम। धीरे धीरे आपके अंदर, जैसे कहते हैं कि आपकी आत्मा पर कोई धूल ना बैठती जाए, बिल्कुल, कि आप मतलब एक प्रकार से ब्रूटलाइज ना हो जाएं, क्योंकि क्राइम तो एक बड़ा ब्रूटल एरिया है और उसके साथ युद्ध करना एक भले ही आप उसको विधि सम्मत तरीके से करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसा करने से आपके अंदर जो ब्रूटलिज्म है वो ना आए, उसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। और आदमी बदलता है धीरे धीरे, उसे पता नहीं चलता है। बिल्कुल, अगर जो किसी मकान में आप किसी कमरे में आप देखेंगे कि वहाँ मकड़ी का जाल है लगा हुआ, तो जब पहले दिन आप आएंगे, आप साफ जगह से आएंगे तो आप देखेंगे कि मकड़ी का जाल आपको खटकेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर जो धीरे धीरे आप उसको देखते रहेंगे और रहेंगे वहीं और उसको साफ नहीं करेंगे तो उसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे ही आदमी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे मित्र लोग और अपने संबंधी जो जिनकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे हमेशा धरती पर रखा। सर, आपका व्यक्तित्व तो हमेशा से ही प्रभावशाली रहा है, तो ऐसा कोई किस्सा आप साझा करना चाहेंगे जब किसी असामाजिक तत्व के जीवन में आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो और उसमें परिवर्तन आया हो? मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिस पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा उस जमाने में उस पर मुकदमे थे और वो 6-7 साल से वांटेड था और सारे थानों में इन स्टेट्स के उसके फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। तो मैं जब पीलीभीत का सुपरिटेंडेंट पुलिस था तो उस दौरान आतंकवाद काफ़ी अपने चरम पर था। मैं अपराधी को व्यक्तिगत तौर पर अपराधी के विरुद्ध नहीं हूँ, अपराध के विरुद्ध हूँ, उसके कृत्य के विरुद्ध हूँ। जो टेररिस्ट था उस टेररिस्ट इंडिविजुअल के विरुद्ध नहीं, उसके टेररिज्म के विरुद्ध हूँ। तो हमने ये कोशिश करी कि जो आदमी यदि गलती से वो किसी प्रकार से गलत दिशा में चला गया है तो वो आके सरेंडर कर ले। हम उनके साथ एथिकल बिहेवियर रखेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के करेंगे। फिर लंबी बात ना करते हुए वो मेरे सामने सरेंडर हुआ आके और उसने विश्वास किया, यानी कि मैंने खुद एविडेंस लिखा उसके खिलाफ और फिर कोर्ट में उसके खिलाफ एविडेंस दिया भी। मैं अकेला कोर्ट में गया, दूसरी जगह में पोस्टेड था, वहां से आया। जब मैं बाहर आया, मैंने सिविलियन कपड़े में था, उसने मेरे पैर छुए, जिसको मैंने जेल भेजा था, जिसके खिलाफ मैंने एविडेंस लिखा था। फिर कोर्ट में जाके मैंने उसके खिलाफ पूरे दिन एविडेंस दिया जिससे उसको सजा हो सकती थी और वो कोर्ट में खड़ा है। उसके बाद जब मैं फिर बाहर गया, फिर वो बाहर उसने फिर मेरे पैर छुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि खूंखार से खूंखार भी आदमी अगर जो आप उससे एक एथिकल तरीके से पेश आएंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे नवयुवक अभी जिन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्वाइन किया है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश दूंगा कि एक तो उनका बड़ा सौभाग्य है कि वो वर्दीधारी संगठन में आ रहे हैं और वो भी भारतीय पुलिस सेवा में, और या अन्य जिस भी चाहे सिपाही क्यों ना हो जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है।
लेकिन ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। अगर जो किसी को पैसा कमाना है तो बिजनेस कर ले, बिल्कुल। अगर जो उसको कोई अपनी शोहरत कमानी है तो फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए जी। लेकिन आपको अगर जो वाकई में जनता की सेवा करनी है अपनी जीविका के साथ साथ, आपकी जीविका तो करनी है, आप अपनी जो तनख्वाह मिलती है वो इतनी पर्याप्त है कि उससे आप एक सभ्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपको उसके ऊपर से एक बहुत आत्म संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि आप हर क्षण इस संगठन में रहकर लोगों के आंसू पहुंच सकते हैं और उनको तुरंत रिलीफ दिला सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपके उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी का जन्म हुआ। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे उम्दा लेखक कह रही हैं, तो मैं अपने को कोई ऐसा लेखक नहीं समझता, उम्दा तो बहुत दूर की बात है। बहुत अच्छा उपन्यास है सर आपका। तो जब मैं सेवानिवृत्त हो गया सन 2020 में, उसके पश्चात जब ये कोविड काल आया तो 2021 के जो दूसरा लॉकडाउन का फेज़ था उसमें लगभग 3 माह जब मैं घर पे रहा, 3 माह में ये पुस्तक लगभग 350 पन्नों की लगभग ये मैंने लिख दी। जी सर, आपने अपने उपन्यास को 3 भागों में विभाजित किया है, पर्वत, धारा और मेघ, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं ये कहूँगा कि इसमें प्रयास ये किया गया है कि इसके एक तो ये है कि जो लिटरल हम अगर जो इसको ले लें तो जो उसका मुख्य जो पात्र या प्रोटैगनिस्ट हम कहें उसका जन्म पर्वत में होता है और फिर वो अपने पुरुषार्थ के लिए मुख्य धारा में जाता है, जो गंगा जमुना के हमारी घाटी है और जहाँ गंगा बहती है वहाँ वो अपना पुरुषार्थ जाता है, दिल्ली और बाकी जो क्षेत्र हैं। और फिर वो अपने एक प्रकार से जो पुरुषार्थ में ही वो फिर भंवर जो धारा में ही रहता है, उसी में वो जूझता है। और जो तीसरा पार्ट है उसका, जब उसका अपना प्रेरित होकर वो फिर अपने एक प्रकार से सृजनात्मक क्षेत्र में आगे आता है तो वो फिर मेघ है और वो वापस पहाड़ों में आके आता है। तो ये तो लिटरल पार्ट है। उसका दूसरा पार्ट ये है कि हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसके आधारभूत अगर जो हम देखें तो गंगा की जो घाटी है और गंगा का जो स्रोत है या गंगा जो बहती है वो उसकी आधारभूत एक प्रकार से बेसिस है। तो वो गंगा का जो पर्वत से आना और धारा में वो बहती है, उसी में भंवर भी होते हैं, लिटरल भी होते हैं और मेटाफोरिकल भी होते हैं। और फिर अगर जो हम देखें तो एक प्रकार से जब सूर्य से वो उसका इवेपोरेशन होता है और फिर वो मेघ में जाती है जी। और ऐसे ही मनुष्य भी जो उसका जन्म भी होता है तो वो होता क्या है, सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे सारे संसार में हैं, मिट्टी ही हम लोग हैं और फिर वो चैतन्य बीच में रहता है, उसके बाद फिर वो मिट्टी में चला जाता है। तो सर पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका उपन्यास है इसमें देखा जाए तो 30 वर्षों के बारे में बताया है, भारत के आर्थिक और सामाजिक स्वरूप के बारे में दर्शाया है और हमारे चैतन्य के बारे में बताया है और किस प्रकार से हम अपने आप को देखें वो भी बहुत खूबसूरती से आपने लिखा है। तो हम जानना चाहेंगे इसके थोड़ा सा और डिटेल में यदि आप हमें बताएं। प्रयास ये किया गया है मेरे द्वारा जी कि जो एक साधारण गृहिणी है घर में जी, जो अपना काम कर रही है और उसको कुछ पढ़ना है, कोई बहुत बौद्धिक या कोई दार्शनिक बात में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको एक केवल ये है कि एक ह्यूमन स्टोरी जिसमें एक इमोशनल स्टोरी हो वो पढ़े, तो उसको इसमें उसके लिए भी ये मेरे ख्याल से पुस्तक काम आ सकती है उनको। फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इसमें कोई सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हमारे 30 वर्ष का एक प्रकार से इतिहास को ढूंढे भारत के, तो वो भी आपके सामने इसमें आ सकता है। ऐसे देश जो इर्द गिर्द भारत के हैं जिनका प्रभाव भारत पर पड़ा, भारत के समाज पर पड़ा और उस समाज पर पढ़ने से हम कहें कि इस पुस्तक पे भी पड़ा जो चरित्र हैं, तो वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। फिर ऐसे हैं कि इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो बहुत सारे अंग्रेजी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, यूरोपियन साहित्य का, उसमें जो पुस्तकों में जो लिखा गया है उन पुस्तकों का मेंशन है या उनका कोई इसमें जोड़ है, उसको देखकर उसमें जो अर्थ थे वो अर्थ इसको मैग्नीफाई करता है, कंपाउंड करता है इसके अर्थ को जी। जो इस है तो जो लिटरेरी इनिशिएटेड लोग हैं वो भी उसको पढ़ के और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। फिर जो फिलोसॉफिकल हम कहें, दार्शनिक जो लेवल है जी। जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, उस लेवल के भी इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डालेंगे जो कविता ही अपने आप में है जी।
तो ये सारे प्रयास किए गए। जी सर, पूछना चाहेंगे कि आपने इतनी खूबसूरती से अपने उपन्यास में अपने भावों को आपने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, और लिखने का ट्रेंड भी आजकल काफ़ी चल रहा है, काफ़ी यंगस्टर्स भी लिख रहे हैं नॉवेल्स वगैरह। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए क्या क्या गुण या क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कोई बहुत मजा हुआ लेखक हूँ कि मैं अब दूसरे लेखकों को एडवाइस करूँ, लेकिन मैं ये जितना मैंने अपने अनुभव किया है मैंने ये पाया है, एक तो आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें मैथमेटिक्स की तरह जोड़ना पड़ता है, हर पन्ने को देखना पड़ता है। बिल्कुल। ताकि देयर इज अ कोहेरेंस देयर, वो देखना पड़ता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन्वॉल्वड इन इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मैसेज, जो भी आपका मैसेज है, वो आपकी भाषा है, अनुशासन कितना भी है, इट शुड बी एबल टू बी अंडरस्टूड। मतलब जो अल्टीमेट है, आप कितना भी लिख लें, अगर जो उसको कोई आसानी से समझ नहीं रहा है, तो आपकी भाषा, आपका जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए लिखने का कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें लीस्ट बैरियर्स हो। जी सर, आपने अपने उपन्यास में जिंदगी की जटिलता, व्यवस्था से संघर्ष, इन सब भावों को भी आपने इसमें प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं क्या ये उपन्यास आपके निजी एक्सपीरियंसेस के ऊपर आधारित तो नहीं? देखिए, कुछ हद तक हर मनुष्य अपने परिस्थितियों का दास है जी। जहाँ से वो आता है उसी से वो देखता है, वही उसके अनुभव होते हैं। लेकिन सृजन जो है वो अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये है कि जो आपने अपने भुगता वही आपने लिख दिया, उसी से सृजन करती है। दूसरा ये है कि आपने तो देखा बहुत कुछ जीवन में, लेकिन आपने उसमें से नई चीज आपने सृजन कर दी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से। तो कल्पना का जो क्षेत्र है सृजन का, वो ऑब्वियसली जो आप जीवन में देखते हैं उसी से बनेगा, लेकिन जिस रूप में वो प्रेजेंट होगा वो आपके जीवन से कोई उसका ताल्लुक ना हो, ये भी संभव है। और जो अच्छी, मेरे को ये बताया गया है साहित्य में कि जो सबसे अच्छी जो रचनाएं हैं वो हैं जिसमें लेखक और उसकी रचना में कोई भी सिमिलैरिटी ना हो। कुछ हद तक इसमें जो पात्र है मुख्य, वो मसूरी देहरादून में रहता है और वहीं उसकी परवरिश हुई है। दिल्ली में वो अंग्रेजी पढ़ने जाता है, सिविल सेवा में आता है। इन दो तीन बातों की सिमिलैरिटी के अलावा बाकी उसमें सारी घटनाएं और सारा जो पात्र हैं वो सब जो है फिक्टिशियस हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो सहयोग दिया है वो आपकी धर्मपत्नी जी का भी बहुत इसमें सहयोग रहा है। इसके बारे में भी आप बताएं कि किस प्रकार से आपका ये जर्नी रहा जब आप लिखते थे और मैडम उसको प्रूफ रीड भी करती थी कई बार, तो वो जो मोमेंट्स थे उसके बारे में आपके क्या अनुभव थे? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रभु ने एक बहुत अच्छी जीवन साथी दी, जो बहुत मेरे न केवल मेरी पुस्तक में बल्कि मेरे जीवन में ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उनका प्रेम, उनके साथ जो मेरा मित्रता है वो बहुत ही ऐसी है कि वो मुझे पल पल पर उसने जीवन में साहस भी दिया और जीवन को में एक रोमांच भी मेरे भरा। इस पुस्तक की जहाँ तक बात है, ये मैं कहूँगा बिना अपनी पत्नी जो राधा रतूड़ी हैं उनके बिना ये पुस्तक संभव नहीं थी। तो सर, आपसे आज भेंट वार्ता करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी शनिवार रात 9 बजे डीडी उत्तराखंड पर। चलते चलते कुछ कहना चाहूँगी, यदि ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो खुद पर एतबार रखना, अपनी सोच पक्की और अपने कदमों पर रफ्तार रखना। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारे आज के मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तराखंड और उम्दा लेखक श्री अनिल रतूड़ी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।